Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर आज हम वीकली इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट देखेंगे कि इस वीक क्या क्या इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट रहे। हम डेली बेसिस पे रोज लीगल करंट अफेयर्स कवर करते हैं डेली लीगल करंट अफेयर्स के सेशन में, बट हम वीक में भी कुछ लीगल अपडेट निकालते हैं, कुछ केसेस निकालते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन में और हम इस सेशन में क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट समरी बताती हूं, क्योंकि इसके ऑलरेडी जो डिटेल फैक्ट्स हैं, डिटेल ऑब्जर्वेशन रहा है कोर्ट का, वो हम ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम सिर्फ समरी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला केस है कि अगर ड्राइविंग व्हीकल विदाउट नंबर प्लेट नॉट चीटिंग अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह बोला है कि अगर कोई इंसान कोई गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चलाता है तो वो सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी के हिसाब से, दैट इज चीटिंग के हिसाब से लायबल नहीं है। कौन से केस में बोला है? केस नेम इज 2024 लाइव लॉ टेल 151, ये इसकी साइटेशन है। बेंच बैठी है जस्टिस के सुजाना की एंड फोरम कहाँ का है? तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक पर्सन थे जो कि अपने टू व्हीलर से जा रहे थे, उनको नॉर्मल चेकिंग करते टाइम रोक लिया गया, ये बोलते हुए कि उनकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, और उसी के साथ उनके अगेंस्ट सेक्शन 80 सब क्लॉज ए ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी के चार्जेस लगा दिए गए। इनने आगे हाईकोर्ट में अपील किया कि ये किस तरीके से सेक्शन 420 के हिसाब से चीटिंग हो सकती है। कोर्ट ने इनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे वो क्वेश्चन कर दिए, ये बोलते हुए कि इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में सेक्शन 420 नहीं लग सकता है, और यही बोला कि अगर एक व्यक्ति अगर टू व्हीलर या एक व्हीकल ड्राइव कर रहा है और उसमें अगर नंबर प्लेट नहीं है उस गाड़ी में, तो वो सेक्शन 420 आईपीसी दैट इज चीटिंग के हिसाब से लायबल नहीं होगा। ये चीज तेलंगाना हाई कोर्ट ने बोला, और उसी के साथ जो इनके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे वो क्या कर दिए? क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। पीसी and DT Act, search of clinic illegal if not authorized by all three members of District Authority Supreme Court। PCP and DT Act में बोला गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर किसी क्लिनिक का सर्च किया है और वो क्लिनिक के सर्च में जो 3 मेंबर्स होने चाहिए वो 3 मेंबर्स एक्ट के हिसाब से नहीं है, तो वो सर्च क्या कहलाएगी? वो सर्च इलीगल कहलाएगी। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। कौन से केस में बोली है? रविंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बेंच बैठी है जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मासे की एंड फोरम कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। ठीक है, क्या रहा इस केस में? पीसीपी एनडीटी एक्ट जो बेसिकली रिलेटेड है वो प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक्ट है। इस केस में क्या हुआ था, एक डॉक्टर के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए थे, ये बोलते हुए कि यहाँ इनने क्या किया है, इनने इस एक्ट के हिसाब से एक लेडी का सेक्स डिटर्मिनेशन किया है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये जब जो इसमें सर्वे किया था, इसका जो सर्च किया था वो एक सिविल सर्जन ने किया था। बट जब हम पीसीपी एनडीटी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई भी क्लिनिक का सर्च किया जा रहा है तो उसमें 3 मेंबर्स की जरूरत होगी। सबसे पहला सिविल सर्जन, दूसरा आपका जो मैनेजर है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के वो, एंड तीसरा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो इस केस में क्या हुआ था, सिर्फ सिविल सर्जन ने सर्च की थी, और उसके बाद फैक्ट्स एंड एविडेंसेस से ये पता चलता है कि वो डॉक्टर कहीं से कहीं तक उनने ये चीज नहीं की, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो इंसिडेंट बोल रहे हैं वो नहीं किया। उसी के साथ साथ और कोर्ट ने ये बोला कि जो 3 लोगों का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सर्च का वो भी यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ, इसीलिए जो सर्च है वो क्या है, पूरी तरीके से इलीगल है, और कोर्ट ने उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे उसको क्या कर दिए, पूरी तरीके से क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो अगर सर्च करना है पीसीपी एनडी एक्ट में तो उसमें क्या होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 1 मेंबर हुआ, 2 मेंबर हुए तो वो सर्च लीगल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है कि अडल्ट्री नॉट एन ऑब्स्टेकल फॉर ग्रांटिंग कस्टडी टू मदर ऑफ माइनर चाइल्ड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि जो अडल्ट्री है वो ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर एक मदर को कस्टडी दी जा रही है बच्चे की तो उस केस में ये ना बोले कि वो मदर इन्वॉल्व है किसमें, अडल्ट्री में। ये चीज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोली। कौन से केस में बोली? SXXX वर्सेस VXXX। बेंच बैठी है
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर एंड जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की, एंड फोरम कहाँ का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक कपल थे जो दोनों बाद में क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड का ये कहना था कि जो वाइफ है वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ अभी भी बात करते हैं, वो अडल्ट्री में उनके साथ है, ठीक है। और उसी के साथ इनके जो 2 बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी किसके पास हो जाती है, फादर के पास हो जाती है। और फैमिली कोर्ट भी क्या कर देती है, फादर को कस्टडी देती है, ये बोलते हुए कि जो मदर है वो क्या है, वो अडल्ट्री में है, इस इन्वॉल्व है, इसलिए उनको कस्टडी नहीं दी जाएगी बच्चों की। उसके बाद क्या होता है, मदर चैलेंज करती है कहां पर, ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, फैमिली कोर्ट का। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये बोलता है चाहे मदर अडल्ट्री में इन्वॉल्व हो ना हो, अडल्ट्री ये ऑब्स्टिकल नहीं बन सकता है, ये बाधा नहीं ला सकता है कि मदर को उससे रिलेटेड कस्टडी नहीं मिले। ये चीज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोली, और क्लियरली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि फैमिली कोर्ट इस मैटर को फिर से रिकंसिडर करे, और जब तक ये रिकंसिडर किया जा रहा है, कस्टडी दोनों बच्चों की फादर से किसको दे दी जाए, मदर को दे दी जाए। और ये बोला कि अडल्ट्री एक ऑब्स्टिकल नहीं बन सकता है जब मदर के पास कस्टडी दी जाएगी उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट केस है, कैंडिडेट duly elected in democratic process can't be stopped from assuming office, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर एक कैंडिडेट ड्यूली इलेक्ट हो गया है तो उसको ऑफिस होल्ड करने से रोका ना जाए, ठीक है। केस नेम है संदीप कुमार वर्सेस विनोद एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस सुधांशु डूलिया एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की, एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक पर्सन थे जो कि क्या बन गए थे, सरपंच के लिए लड़े थे इलेक्शन, और वो सरपंच बन भी गए थे, बट उनको जो सरपंच की पावर है, उनको जो सरपंच का ऑफिस है वो होल्ड करने को नहीं दिया गया। देन ही अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कैंडिडेट जो कि ड्यूली इलेक्ट हो गया है, जीत गया है, सिलेक्शन हो गया है, ऐसे कैंडिडेट को अगर आप ऑफिस होल्ड करने से रोक रहे हो तो वो पूरी तरीके से गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जल्द से जल्द इनको इनकी पोजीशन दी जाए, इनका जो ऑफिस है, इनकी जो पावर है वो होल्ड करवाई जाए। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली, ठीक है। नेक्स्ट केस है, दिल्ली हाई कोर्ट सेट्स असाइड चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट मदर फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट पॉक्सो केस अगेंस्ट डॉटर। बेसिकली क्या हुआ इस केस में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया जो मदर के अगेंस्ट चार्जेस लगे थे पॉक्सो एक्ट के हिसाब से, वो चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी। केस नेम है आरबी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। बेंच बैठी है जस्टिस अनीश दयाल की। फोरम कहाँ का है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, यहां पर एक बच्ची के साथ क्या किया गया था, रेप किया गया था, और वो रेप किससे किया था, फादर ने किया था। बट क्या हुआ था, मदर ने इस चीज का इन्फॉर्म नहीं किया। तो पॉक्सो एक्ट में एक सेक्शन बोलता है कि अगर पर्सन को ये पता है कि दूसरे इंसान के साथ क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो वो गिल्टी होगा। तो पॉक्सो एक्ट के हिसाब से मदर के अगेंस्ट क्या लगा दिए जाते हैं, चार्जेस लगा दिए जाते हैं। बाद में जब ये अपील की जाती है, आगे जब ये केस जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट जब सारी चीजें कंसिडर करता है तो वहां पर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है और बाकी फैक्ट्स ये पता चलता है कि मदर को ऑलरेडी सेक्सुअल असॉल्ट और मदर को ऑलरेडी मारा जाता है फादर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। और उनने ये भी बोला था कि अगर ये बच्ची के रेप वाली चीज अगर आगे डिस्क्लोज की तो वो बच्ची के लिए और मदर के लिए सही नहीं रहेगा, उसको वार्निंग दी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला ऐसी सिचुएशन जहां पर वो बोल ही नहीं पा रही है, बता ही नहीं पा रही है इंसिडेंट की, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके ऊपर टॉर्चर है, ऐसे इंसिडेंट में, ऐसे केस में वो पॉक्सो एक्ट के हिसाब से लायबल नहीं हो सकती। और उसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, फादर तो ऑलरेडी ट्रायल में चल ही रहे थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मदर के अगेंस्ट जो पॉक्सो एक्ट के हिसाब से चार्जेस लगे थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली वो चार्जेस क्या कर दिए, क्वेश कर दिया। नेक्स्ट केस है, दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स एमसीडी टू पे ₹10 लाख कॉम्पनसेशन टू पेरेंट्स फॉर डेथ ऑफ देयर सन ड्यू टू इट्स नेग्लिजेंस। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दैट इज एमसीडी को बोला है कि आपको 10 लाख कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। किसको, उस बच्चे के माँ बाप को जिस बच्चे की डेथ हो गई एमसीडी के नेग्लिजेंस के वजह से। ठीक है, केस नेम है मुन्ना वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। बेंच बैठी है जस्टिस पुष्पिंदर कुमार कौरव की, एंड फोरम कहाँ का है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है।
ठीक है। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक बच्चा था जिसके ऊपर क्या होता है, स्लैब गिर जाता है एक बिल्डिंग का। वो बिल्डिंग कौन ओन करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से उनके पेरेंट्स कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं, बट वो लोग मना कर देते हैं कि हमारी गलती नहीं है। बाद में ये चीज हाई कोर्ट में चैलेंज होती है, दिल्ली हाई कोर्ट सारी चीजें देखता है। दिल्ली हाई कोर्ट को ये पता चलता है कि वो स्लैब जो बनी थी और जो बिल्डिंग में जो चीजें हुई थी कंस्ट्रक्शन के टाइम से, वो पूरी तरीके से गलत तरीके से हुई थी। प्रॉपर उसमें एग्जामिनेशन नहीं हुआ, प्रॉपर जो मटेरियल है वो यूज नहीं हुआ। इस वजह से क्या, उनकी नेग्लिजेंस के वजह से वो स्लैब गिरी और उसी वजह से बच्चे की क्या हुई, डेथ हुई। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को बोला कि आपको 10 लाख कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा उस बच्चे के माँ बाप को जिस बच्चे की डेथ हो गई है, ये बोलते हुए क्योंकि उस बिल्डिंग को आपने क्या नहीं किया, मेंटेन नहीं किया और उसमें आपकी गलती थी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन पेरेंट्स को 10 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेंगे। और ये चीज रेस इप्सा लॉक्यूटर लगाते हुए कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट केस इज victim informant must be communicated about deletion of names for array of accused in final report Kerala High Court। केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई अक्यूज्ड का नाम डिलीट हो जाता है तो वो चीज विक्टिम जिसने कंप्लेंट फाइल की है उसको पता होना बहुत जरूरी है। केस नेम है CRL RC नंबर 2 ऑफ 2024। बेंच बैठी है जस्टिस के बाबू की एंड फोरम है केरला हाई कोर्ट का। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, कुछ अक्यूज थे, उन अक्यूज का क्या हुआ था, फाइनल रिपोर्ट में 5 अक्यूज थे जिसमें से सिर्फ 3 अक्यूज का नाम था। तो बाद में ये चीज बताई नहीं गई विक्टिम को कि नाम डिलीट हो गए हैं। बाद में जब विक्टिम ने पूछा तो ये चीज पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो विक्टिम ने आगे केस फाइल किया कि हमें बताया ही नहीं गया। तो केरला हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला कि ऐसे सिनेरियो में अगर कोई भी नाम या कोई भी अपडेट है रिलेटेड टू अक्यूज, तो वो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल कि आप उस चीज को इन्फॉर्मेंट को विक्टिम को बताओ कि भैया ये अक्यूज के नाम डिलीट हो गए, ये चीज इनका अपडेट है, ये चीज आपको बतानी चाहिए। तो अगर आपने अक्यूज का नाम डिलीट किया तो वो आपको क्या करना था, विक्टिम को बताना था। ये चीज केरला हाईकोर्ट ने इस केस में बोली। Next case is no vested legal right to allotment of public site by merely making online booking Delhi High Court। Delhi High Court ने बोला है कि अगर आपने सिर्फ एक पब्लिक साइट की ऑनलाइन बुकिंग कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें लीगल राइट वेस्ट करते हो। केस नेम है पूर्वी दिल्ली वाइदी ट्रस्ट वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेंच बैठी है जस्टिस धर्मेश शर्मा की एंड फोरम कहाँ का है, दिल्ली हाई कोर्ट का। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, ये जो ट्रस्ट था पूर्वी दिल्ली वैदी ट्रस्ट, इनने एक पब्लिक साइट खरीदी थी, एक ग्राउंड खरीदा था, मतलब बुकिंग की थी, एक्चुअली में खरीदा नहीं था, बुकिंग की थी 2.1 लाख रुपीस से। अब वो बुकिंग इसलिए थी ताकि उसमें वो रिलीजियस फंक्शन करा सके। अब इनने जब बुकिंग ली थी उसमें उनने 1 महीने का पूरा ड्यूरेशन बताया था और 1 महीने का ड्यूरेशन में ये किया था बुकिंग के हिसाब से कि जिसमें वो जन्माष्टमी का फंक्शन कर सके, गणेश चतुर्थी का फंक्शन कर सके, दुर्गा पूजा कर सके, दशहरा कर सके, ये सारी पूजा कर सके 1 महीने के टेन्योर में। बट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मना कर दिया कि आप ये चीज नहीं करोगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बोला दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियरली बोली है कि अगर कोई भी पब्लिक साइट अगर आप यूज कर रहे हो फॉर द पब्लिक यूज तो वो चीज सिर्फ 10 दिन तक अलाउड होती है। बट यहां पर आप क्योंकि 1 महीने की परमिशन बना रहे हो, मांग रहे हो, तो वो चीज कहीं से कहीं तक अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ 10 दिन की परमिशन मिल सकती है। तो ये चीज आगे ट्रस्ट ने चैलेंज की, कहां पर, कोर्ट में जाकर, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि ये जो मैंने बुकिंग कर दी है और मेरे साथ ये गलत हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि DDA दैट इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर आप एक पब्लिक साइट के यूज की बात कर रहे हो फॉर द पब्लिक यूज, तो वो चीज आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक यूज कर सकते हो। यहां पर आप जो 1 महीने की बात कर रहे हो वो चीज परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी, आप सिर्फ ओनली 10 डेज के लिए यूज कर सकते हो। उसी के साथ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फेवर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी 2 लाख की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक साइट पे अपना लीगल राइट वेस्ट करते हो। ये चीज कोर्ट ने इस केस में बोली। Next case is while questioning case for abatement to suicide, court must apply test of how normal person would react when faced with incidents of harassment। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि जब भी ऐसे केस आते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड से रिलेटेड, तो कोर्ट अगर उसको क्वेश्चन करता है और उन केस से कंसिडर करता है तो उस केस को क्या करे, कोर्ट सुसाइड को एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखे कि कैसा एक नॉर्मल पर्सन रिएक्ट करता।
केस नेम है सुनील चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस जसजीत सिंह बेदी एंड फोरम था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, जो डिजीज थे वो जो अक्यूज थे अबिटमेंट और सुसाइड का जिनके अगेंस्ट चार्ज लगाया, उनसे क्या मांग रहे थे, अपने पैसे वापस मांग रहे थे, बट वो पर्सन अक्यूज नहीं दे रहे थे। इसीलिए डिजीज ने क्या कर ली, डेथ कर ली। और वहां पे सुसाइड नोट में भी ये लिखा कि मेरी सुसाइड का रीजन ये है क्योंकि इनने मेरे पैसे नहीं दिए, और उससे रिलेटेड उन्हें एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इनके अगेंस्ट क्या लगता है, पर्सन्स के अगेंस्ट चार्जेस लगते हैं किसके, अबिटमेंट और सुसाइड के। उसके बाद क्या होता है, ये पर्सन आके चैलेंज करते कोर्ट में ये बोलते हुए कि यहाँ पे अबिटमेंट टू सुसाइड हुआ कैसे, हमने तो उनको इंस्टिगेट नहीं किया कि तू जाके क्या कर ले, सुसाइड कर ले। तो जब ये चीज कोर्ट में जाती है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये बोलता है कि यहाँ पर जो अबिटमेंट टू सुसाइड का जो मेन फैक्ट है, क्या इंस्टिगेशन, वो यहाँ पे किसी भी तरीके से इंस्टिगेशन नहीं हुआ है अक्यूज पर्सन की तरह से, उनने कहीं से कहीं तक भड़काया नहीं था डिजीज को सुसाइड करने के लिए। तो इसीलिए अबिटमेंट टू सुसाइड यहाँ नहीं लग सकता है। और ये बोला कि कोर्ट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह कंसिडर करें। वहां पर अगर उन्हें पैसे नहीं दिए और उन्हें सुसाइड कर ली, इसमें इन दोनों लोगों की क्या गलती नहीं है। और कोर्ट ने इसी के साथ जो उन पर्सन के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे उसको क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट केस इज ट्रांसजेंडर पर्सन्स कैन नॉट इन्वॉक सेक्शन 69 और भारतीय न्याय संहिता इन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज केसेस, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह बोला है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं वो सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता का इन्वोक नहीं कर सकते हैं जब भी हम फॉल्स मैरिजेस की, प्रॉमिस ऑफ मैरिजेस की बात कर रहे हैं। केस नेम है भूपेश ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेंच बैठी है जस्टिस संदीप शर्मा के एंड फोरम था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक ट्रांसजेंडर पर्सन थे और एक मैन थे, वो दोनों क्या हुए थे, रिलेशनशिप में आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। उनके फेसबुक पे मुलाकात हुई थी और फिर वो रिलेशनशिप में आ गए थे। स्टार्टिंग से ही ट्रांसजेंडर ने उन मैन को बता के रखा था कि वो क्या है, एक ट्रांसजेंडर है। उसके बाद इन दोनों में क्या होता है, काफी चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, शादी करने के लिए डिसाइड करते हैं। आगे जब बात जाती है तो लड़के के घर वाले ये बोलते हैं कि वो शादी तभी करेंगे जब वो जो ट्रांसजेंडर है वो अपना क्या करा लेंगे, सर्जरी करा लेंगे, सेक्स चेंज करा लेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो जाते हैं, एडमिट होती हैं ट्रांसजेंडर चेंज कराने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि लड़के के पेरेंट्स ने ऑलरेडी दूसरी लड़की ढूंढ ली है शादी के लिए। उसके बाद क्या करता है, ट्रांसजेंडर लड़के के अगेंस्ट सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में कंप्लेंट फाइल करता है, ये बोलते हुए कि इनने झूठा वादा करके मुझसे शादी का झूठा वादा किया और शादी नहीं की। जब सेक्शन 69 और भारतीय न्याय संहिता लगता है तो जो लड़के होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जाते हैं। और फिर उसी के साथ क्या होता है, वो बेल भी मांगते हैं, बट उनको बेल एक्चुअली में ग्रांट नहीं होती, तो फिर वो हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं। तो हाई कोर्ट ये बोलता है कि जब हम सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो वहां पर क्लियरली बोला है कि ये सेक्शन एक वुमेन, एक महिला इन्वोक कर सकती है। यहां पर क्योंकि ट्रांसजेंडर की बात है तो ट्रांसजेंडर का उस सेक्शन में कहीं से कहीं तक डिफाइन नहीं है, ना ही वहां सेक्शन में बताया गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए अप्लाई होगा। इसीलिए सेक्शन 69 और भारतीय न्याय संहिता इस केस में कहीं से कहीं तक अप्लाई नहीं होगा। और जो इनके अगेंस्ट, मैन के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे, कोर्ट ने वो भी क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। Next case is related to resignation not final until its acceptance is communicated to employee, Supreme Court. Supreme Court ने बोला है कि रेजिग्नेशन जब तक फाइनल नहीं माना जाएगा, जब तक कॉर्पोरेशन उसकी एक्सेप्टेंस एम्प्लॉय को नहीं बता देती है, तब तक वो चीज फाइनल नहीं कंसिडर की जाएगी। केस नेम है एस जी मनहोरा वर्सेस कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस पी एस नरसिम्हा एंड जस्टिस पंकज मित्तल की एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, वो रेजिग्नेशन बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया, बट वो पर्सन को नहीं बताया, उसने बिना बताए ही, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि एक्सेप्ट हो गया, और उसने अपना रेजिग्नेशन क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। बट कंपनी ने क्या कर दिया, उनको निकाल दिया, ये बोलते हुए आपका रेजिग्नेशन हो चुका है, आपने रिजाइन कर दिया है। तो आगे इनने चैलेंज किया कि भैया जब मैंने रेजिग्नेशन का, मुझे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे मानूं कि मेरा रेजिग्नेशन फाइनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब तक रेजिग्नेशन फाइनल कम्युनिकेट नहीं हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेट, उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो जाती एम्प्लॉय को, तब तक वो रेजिग्नेशन फाइनल नहीं माना जाएगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली, और उसी के साथ वो जो पर्सन थे उनको वापस क्या ड्यूटी में लेने के लिए बोला गया। नेक्स्ट केस इज
Delhi coaching center dates High Court grants interim bail to 4 co-owners of basement subject to depositing rupees 5 करोड़ विद रेड क्रॉस। ठीक है, दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो हुआ था राउज एकेडमी में केस, उससे रिलेटेड क्या हुआ है, जो को ओनर्स थे, जो आपके 4 को ओनर्स को थे, उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या दे दिया, बेल दे दिए, और उसी के साथ उनको बोला है 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, किसको, रेड क्रॉस को, ताकि उससे रिलेटेड आगे वो काम करा सके जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है। केस नेम है परविंदर सिंह वर्सेस सीबीआई इन अदर केसेस, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा एंड फोरम दिल्ली हाईकोर्ट। राउज एकेडमी में जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 सिविल सर्वेंट्स की डेथ हुई थी, उसमें ये 4 को ओनर्स को अरेस्ट किया गया था, उनको क्या कर दी गई है, बेल ग्रांट कर दी गई है, और ये बोला है उनको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में, वीकली लीगल अपडेट के बारे में। ये थे सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट, और उसी के साथ आज का सेशन में आप मुझे ये जरूर बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन सा केस सबसे इंटरेस्टिंग केस लगा, और किस केस में आपको लगता है कि कोर्ट ने कुछ गड़बड़ की, मतलब कुछ सही से इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। ये चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सारे केसेस में कोर्ट ने सही से इंटरप्रिटेशन दिया है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।